नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर आज इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जो मेल और फीमेल है, उस मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन यानी यौन अंगों का सुरक्षित होना, सेफ होना, उनकी मैकेनिज्म का ठीक होना यानी उनकी कार्य प्रणाली ठीक होना और उनका स्वस्थ होना यानी उनका हेल्दी होना, ये कहलाता है जनन स्वास्थ्य। उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो, यानी मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो और उनकी मैकेनिज्म ठीक हो। इसको हम बोलते हैं जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बात आती है, क्या स्कूलों में यौन शिक्षा या जिसको आप कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन वो जरूरी है? तो मैं बता देना चाहता हूँ, आज इसकी बहुत डिमांड है। विद्यालयों में, स्कूलों में सेक्स एजुकेशन यानी यौन शिक्षा नाउअडेज वेरी एसेंशियल, आज बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बच्चे किशोर अवस्था से एक एडल्टरी की स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी नॉन एडल्टरी से एडल्टरी की स्टेज की तरफ जब बढ़ते हैं, नाबालिग से बालिग की अवस्था की तरफ, तो उनकी बॉडी में बहुत से केमिकल, फिजिकल और मेंटल चेंजेस होते हैं अबाउट टू सेक्स को लेकर के। तो यदि उनको सेक्स के विषय में सही जानकारी नहीं होगी कि क्या उनके शरीर के लिए, क्या उनके मेंटल लेवल के लिए जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, नॉन एसेंशियल है, तो वो जीवन में कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए आजकल ये देखा गया कि यौन एजुकेशन, यौन शिक्षा, सेक्स एजुकेशन का मेन मोटो ये है, सेक्स एजुकेशन का मेन मोटो ये है कि सेक्स को लेकर के जो बच्चों के मन में, उनके गार्जियंस के मन में और अदर पीपल के मन में जो गलत बातें हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको दूर करना, यही सेक्स एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें सेक्स एजुकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए आजकल इस पर गवर्नमेंट भी जोर दे रही है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों को जरूरी है ताकि उनके जीवन को मेंटली, फिजिकली और सेक्सुअली बचाया जा सके। अब मैं बात करूं कि क्या आपने गर्भ निरोधक गोलियों के नाम सुने होंगे, गर्भ निरोधक गोलियां। तो क्या गर्भ निरोधक जिसे आप कहते हैं, ये इनका उपयोग सही है या गलत है? गर्भ निरोधकों का उपयोग सही है या गलत है? इंग्लिश में क्या है कि कंट्रासेप्टिव पिल्स। तो कंट्रासेप्टिव पिल्स का यूज सही है या गलत है? तो मैं बता दूं आपको, दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है देश की, और देश की बढ़ती हुई पॉपुलेशंस को रोकने के लिए गर्भ निरोधकों का या कंट्रासेप्टिव्स का प्रयोग किया जाता है, कंट्रासेप्टिव्स। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है, कंट्रासेप्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। और इनके उपयोग से जो एसटीडी है,
सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग या यौन रोग, उनमें भी प्रिवेंशन होता है, उनमें भी बचाव होता है। तो कंट्रासेप्टिव्स का यूज आज बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोगों को प्रिवेंट करना, उनकी रोकथाम करना, इन सारी चीजों पर हमें कंट्रोलिंग कर सकते हैं कंट्रासेप्टिव से, गर्भ निरोधकों से। तो आज जो कंडीशन है, उस कंडीशन को देखते हुए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है बढ़ रही है जिस तरीके से, और जिस तरीके से यौन रोग, सेक्सुअल डिजीजेस बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए, उनको बचाव करने के लिए, जीवन को बचाने के लिए कंट्रासेप्टिव्स का प्रयोग करना जरूरी है। अब अगर हम जनन ग्रंथियों को हटा दें तो क्या जनन ग्रंथियों को हटाने के बाद, यानी कि गोनेट ग्लैंड्स जो जनन करती हैं ग्रंथियां, अगर उनको हटा दें तो ये क्या सब्स्टिट्यूट हो सकता है कंट्रासेप्टिव्स का? गर्भ निरोधकों की जगह हम जनन ग्रंथियों को हटा दें तो यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि कंट्रासेप्टिव्स की स्थान पर, इन प्लेस ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, हम गोनेट ग्लैंड्स को हटा दें तो मैं बता दूं, कंट्रासेप्टिव्स के अंतर वो सारे मेथड्स आते हैं जिसमें हम ना चाहने वाले प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कंट्रासेप्टिव्स के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो हम, अब कंट्रासेप्टिव्स हैं, गोनेट ग्लैंड्स हटा देंगे तो एक बार अगर बॉडी से गोनेट ग्लैंड्स, जनन ग्रंथियां हट गई तो वो हट गई हमेशा के लिए। लेकिन कंट्रासेप्टिव्स क्या है? मेरा मन है तो अमूमन व्यक्ति उसको यूज कर रहे हैं, और जब मन नहीं है तो उस कंट्रासेप्टिव्स का यूज उन्होंने बंद कर दिया। तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग टू डिजायर्स, कंट्रासेप्टिव्स का यूज भी कर सकता है और उसके यूज को रोक भी सकता है। तो एक तरीके से देखा जाए, अगर हम गोनेट ग्लैंड्स को हटा देंगे, जनन ग्रंथियों को हटा देंगे, तो फिर व्यक्ति के अंदर संतान पैदा करने की जो क्षमता होगी वो किसी भी एंगल में बच नहीं पाएगी। अब हम बात करेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सगर्भता का चिकित्सीय समापन का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी को लग रहा है, यानी अगर हम इसको यूं एक्सप्लेन करें कि प्रेगनेंसी के पहले हम कोई ऐसी युक्ति यूज कर लें जिससे प्रेगनेंसी ना हो, वो होती है आपकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अब हम बात करेंगे सैरोगेट मदर्स। सैरोगेट्स मदर्स में अगर हम बात करें तो सैरोगेट मदर का मतलब ये होता है कि सैरोगेट मदर का मतलब ये होता है, सपोज दैट कोई मेल फीमेल है, उसमें से फीमेल मां नहीं बन पा रही है, तो क्या होता है कि किसी दूसरी फीमेल की बॉडी के अंदर बच्चों के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के द्वारा किसी दूसरी फीमेल की बॉडी में
एम्ब्रियो को तैयार करना। और उसके बाद वो एम्ब्रियो तैयार हो जाए तो उस एम्ब्रियो को जो अदर फीमेल है, जो मां नहीं बन सकती है, उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर देना, या किसी दूसरी फीमेल के थ्रू किसी बच्चे का जन्म होना और उस बच्चे को दूसरी फीमेल को दे देना, ये सैरोगेसी के अंतर्गत आता है। और ऐसी फीमेल सैरोगेट्स मदर कहलाती है। होता क्या है, कुछ फीमेल्स में जो ओवम्स होते हैं उनका फर्टिलाइजेशन नॉर्मली होता है, लेकिन ओवम का फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन एम्ब्रियो में नहीं बदल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि फीमेल के ओवम का और मेल के स्पर्म का, यानी स्त्री के अंडाणु का और पुरुष के शुक्राणु का आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन होता है, कृत्रिम निषेचन होता है। और कृत्रिम निषेचन होने के बाद जो एम्ब्रियो तैयार होता है, तो जो इच्छुक स्त्री है, डिजायरफुल लेडी है, जिसको बच्चा चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी चाहिए, तो उसकी बॉडी में, उसके गर्भाशय में, यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसी फीमेल को हम सैरोगेट्स मदर्स बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की, एसटीडी की। तो अगर हम यौन संबंधी रोगों की बात करें तो उसमें से जैसे रोग है क्लेमाइडियोसिस, ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एसटीडी है, यौन संचारित रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। और ये क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया से होता है और ये मेल और फीमेल दोनों में मिलता है। उसके बाद गोनोरिया है, ये भी डिप्लोकोकस बैक्टीरिया नाइसेरिया गोनोरिया द्वारा होता है। एड्स, एचआईवी, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एड्स यानी एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स की फुल फॉर्म है। और ये एचआईवी वायरस, एचआईवी एक रिट्रो वायरस है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस। और ये बॉडी की T4 लिम्फोसाइट्स सेल्स, WBC, जो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, उनको नष्ट करता है। और जेनिटल हर्पीज, ये भी आपका वायरल डिजीज है। जेनिटल हर्पीज भी वायरल डिजीज है और ये टाइप 2 हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होता है। अब अगर हम इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोगों से बचना है तो उसके लिए आपने से पहले हाई स्कूल की क्लासेस में पढ़ा है कि अनसेफ सेक्सुअलिटी से बचा जाए, असुरक्षित यौन संबंधों से बचा जाए। अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोड, जनसंख्या विस्फोट, हमारे देश में जिस तरीके से आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसका रीजन क्या है? उसका IMR यानी मृत्यु दर, उसमें कमी है। और MMR यानी जन्म दर, उसमें वृद्धि है। IMR का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये शिशु मृत्यु दर है, इसमें कमी है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR में कमी आई है, यानी मृत्यु दर में कमी है
मातृ मृत्यु दर, तो हम कहें शिशु मृत्यु दर, इन्फेनेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR,